नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले एनडीए घटक दलों में सीट शेयरिंग को लेकर कवायद तेज। महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग की घोषणा जल्द। तेजस्वी यादव के आवास पर हुई अहम बैठक। ओडिशा के कटक में मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा के बाद स्थिति नियंत्रण में। 13 इलाकों में लगा कर्फ्यू। इंटरनेट सेवा आज शाम 7 बजे तक बंद। वीएचपी का आज कटक बंद का आह्वान। उत्तर बिहार और नेपाल में भारी बारिश से कोसी इलाके में बाढ़ की स्थिति। दार्जिलिंग में भूस्खलन से अब तक 20 लोगों की मौत। अरब सागर में उठा गंभीर चक्रवाती तूफान, शक्ति पड़ा कमजोर। दिल्ली एनसीआर में आधी रात में हुई बारिश। इजराइल और हमास के बीच गाजा संघर्ष विराम पर मिस्र में बातचीत आज। ट्रंप ने वार्ताकारों से वार्ता पर तेजी से आगे बढ़ने का किया आग्रह। और पुरुषों के बाद महिला टीम ने पाकिस्तान को क्रिकेट विश्व कप में 88 रन से हराया। 12वीं जीत के साथ टीम इंडिया ने बरकरार रखा वनडे में जीत का अपना अजेय रिकॉर्ड। और अब समाचार विस्तार से। बिहार में चुनाव का बिगुल बजने से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कवायद तेज हो गई है। कल भाजपा चुनाव समिति की दूसरे दिन हुई बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर फिर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुट गई है। कल बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने एनडीए के 3 घटक दलों के नेताओं से मुलाकात कर इस पर आम सहमति बनाने का प्रयास किया। बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान सबसे पहले जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के घर मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ विनोद तावड़े भी मौजूद थे। फिर राजग के घटक दल हम के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से मिलने उनके आवास पहुंचे। जीतन राम मांझी के आवास पर जहां करीब आधे घंटे तक बैठक चली, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी साथ रहे। 2 मुलाकातों के बाद तीसरी बैठक रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनके आवास पर हुई। इस बीजेपी प्रभारी तीनों घटक दलों के साथ बैठक में एनडीए में सीटों की शेयरिंग पर चर्चा हुई। धर्मेंद्र प्रधान ने सीट शेयरिंग के सवाल पर कहा कि एनडीए के सभी घटक दल साथ बैठकर इस पर चर्चा करेंगे। वहीं हम के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा हुई है। जल्द सीट शेयरिंग हो जाएंगी। एनडीए में सब कुछ अच्छा है। वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की कल अहम बैठक हुई। बैठक के बाद सीपीआई-एम के विधायक अजय कुमार ने दावा करते हुए कहा कि सब कुछ फाइनल हो गया है। मंगलवार को किसी भी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं बैठक के बाद विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि सीट बंटवारा पूरा हो गया है और सहनी ने चुनाव के बाद उप मुख्यमंत्री बनने का दावा किया। वहीं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बैठक के बाद कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगियों के सुझावों पर विचार करेगा और सुनिश्चित करेगा कि सीटों का बंटवारा सुचारू रूप से हो। कैसे लड़ना है, सारा चीजें इंटरनल हम लोगों का पूरा हो चुका है। को लेकर सर वो सब हो चुका है, वो सब में कोई नहीं दिक्कत है, सब हो चुका है। सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, ठीक है। बात बन गई है। बात सब है, सब सहमति है और सबका हो चुका है, सब चीज है। कुछ चीजें था तो हम लोग बैठ के क्लियर किए, बाकी सब चीज सही है। एक एक सीट पर एक एक साथियों के क्रॉस सीटिंग पर सभी चर्चाएं चली। बहुत सा चीज का हम लोगों ने आज निष्पादन कर दिया और एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ, ओपन डिस्कशन के साथ सारे ऑप्शन विंडो खोल करके हम लोग बात कर रहे हैं। ये पार्टिकुलर 243 पर हम लोग का डिस्कशन चल रहा है। 6 दल के हिस्सेदारी, 6 दल के सीट पर सारे विषय पर बात चल रहा है। जैसे हम इंडिया गठबंधन के पार्ट एक एक कदम पर एक एक विचार को, एक एक लोगों के अधिकार है, उसके अधिकारों के सम्मानों के साथ हम आगे बढ़ेंगे।
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने पारदर्शिता, तकनीक और सख्ती तीनों का ऐसा संगम दिखाया है जो देश भर के लिए मिसाल बन सकता है। 100% वेबकास्टिंग, डिजिटल इंडेक्स कार्ड, सीमित वोटर बूथ और ट्रेनिंग का नया सिस्टम, यानी इस बार चुनाव आयोग टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी तक हर स्तर पर तैयार है। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव तैयारियों की पूरी रूपरेखा पेश की। उन्होंने साफ किया कि चुनाव संविधान के अनुसार और 22 नवंबर से पहले हो जाएंगे। इस बार बिहार कई नई पहल के साथ देश को दिशा दिखाने जा रहा है। बिहार में 243 जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ST 2, ST 38। बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। इस बार चुनाव आयोग ने बिहार में 17 नई पहलें शुरू की है और सबसे अहम है हर पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता, ताकि भीड़ कम हो और मतदान प्रक्रिया सहज बने। इसके साथ ही 100% वेबकास्टिंग हर पोलिंग स्टेशन पर की जाएगी, ताकि मतदान की हर गतिविधि पर रियल टाइम निगरानी रखी जा सके। यह व्यवस्था बिहार से शुरू होकर पूरे देश में लागू होगी। ईवीएम पर उम्मीदवारों की रंगीन फोटो होगी। पहली बार बूथ लेवल अफसरों और एजेंट्स की दिल्ली में ट्रेनिंग हुई है। बिहार से शुरू हुई ये पहल अब पूरे देश में लागू होगी। आयोग ने कहा कि इस बार डिजिटल इंडेक्स कार्ड चुनाव के कुछ ही दिनों बाद उपलब्ध होंगे। मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड सिर्फ 15 दिन के अंदर मिल जाएगा। SIR के जरिए 22 साल बाद वोटर लिस्ट में सुधार पूरा हुआ है। इसके लिए चुनाव आयोग ने 90,000 से अधिक BLO की जमकर सराहना की। साथ ही बताया कि BLO की पहचान सुनिश्चित करने के लिए फोटो ID कार्ड अनिवार्य होगा। इसके अलावा पुलिस अफसरों की ट्रेनिंग अब दिल्ली में भी होगी। वहीं फर्जी खबरों पर जिला प्रशासन को सख्त निगरानी का आदेश होगा। पोस्टल बैलेट की गिनती EVM के 2 राउंड के पहले करनी होगी। चुनाव खत्म करने के बाद कितने लोगों ने वोट किया, कितने % रहे, ये जानने में अब सहूलियत होगी। वोटर स्लिप पर अब बड़े अक्षरों में बूथ नंबर और पता साफ साफ लिखा होगा, जिससे मतदाता अब आसानी से बूथ तक पहुंच सकेंगे। इसके साथ ही वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत सभी 40 चुनाव ऐप्स को एक जगह जोड़ा गया है। बिहार की तैयारियों को देखते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार पूरे देश के लिए मॉडल बन रहा है। बूथ लेवल एजेंट्स की पहली बार चुनाव आयोग ने ट्रेनिंग की और बिहार के सभी बूथ लेवल एजेंट्स 1 की ट्रेनिंग कुछ माह पूर्व ही दिल्ली में संपन्न हुई। साथ ही साथ बूथ लेवल ऑफिसर्स की भी IIIDM में ट्रेनिंग हुई और अभी तक देश भर के लगभग 700 बूथ लेवल ऑफिसर्स और सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग पूरी की जा चुकी है। चुनाव आयोग जहां नई पारदर्शी व्यवस्था की बात कर रहा है, तो वहीं राजनीतिक गलियारों में भी सियासत और तेज हो गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव आयोग की पारदर्शी प्रक्रिया से कुछ लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। बीजेपी हाईजैक कर लिया है, अब सरकार वो नहीं चला रहे हैं। सरकार अब दिल्ली से अमित शाह मोदी जी चलाने का काम कर रहे हैं। वो केवल कठपुतली बने हुए हैं, केवल चेहरा बने हुए हैं। कांग्रेस का इतिहास रहा है वोट कब्जा करने का, बूथ लूटने का। जाकर के जनता जग गई है और हर जनता अपने वोटों का अधिकार का प्रयोग करना चाहती है। इलेक्शन कमीशन काफ़ी इस मामले में निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र तरीके से चुनाव कराते आ रहा है। परेशानी में कांग्रेस के लोग हैं, RJD के लोग हैं। अभी जो गहन मतदाता पुनरीक्षण जो बिहार में हुआ, इतना बढ़िया हुआ, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। बिहार चुनाव आयोग की ये तैयारियां साफ इशारा कर रही हैं कि चुनाव न सिर्फ पारदर्शी होंगे बल्कि तकनीक से भी पूरी तरह लैस होंगे। 100% वेबकास्टिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म और कलरफुल बैलेट प्रिंट के साथ बिहार एक नई चुनावी क्रांति की ओर बढ़ रहा है। पटना से मधुरेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
डीडी न्यूज। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना मेट्रो के पहले चरण का आज उद्घाटन करेंगे। पटना में मेट्रो की शुरुआत से शहर में यातायात जाम की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है। बता दें कि मेट्रो का ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, जिसके दौरान सभी तकनीकी और सुरक्षा पहलुओं का परीक्षण किया गया। पहले चरण में मेट्रो न्यू ISBT से भूतनाथ रोड तक चलेगी। ये मेट्रो आधुनिक तकनीक से लैस होगी। इसमें स्वचालित सिग्नलिंग सिस्टम, ऊर्जा कुशल ट्रेनें और यात्री सुविधाओं के लिए आधुनिक स्टेशन शामिल हैं। मेट्रो स्टेशनों पर स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन, एलिवेटर, एस्केलेटर और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा मेट्रो की डिजाइन पर्यावरण के अनुकूल है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी। 3 बोगियों वाली पटना मेट्रो की पहली ट्रेन में 147 यात्री बैठकर और 945 यात्री खड़े होकर यात्रा कर सकेंगे। वहीं महिलाओं और दिव्यांगों के लिए हर ट्रेन में 12-12 सीटें आरक्षित की गई हैं। ओडिशा के कटक में मां दुर्गा के मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों के बीच हुई झड़प के बाद अब स्थिति नियंत्रण में है। हिंसा के बाद पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। शहर के 13 इलाकों में कर्फ्यू लागू है। कटक में आज शाम 7 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने आज कटक में 12 घंटे के बाद बंद का आह्वान किया है। शनिवार रात हुई हिंसा में 8 पुलिसकर्मियों समेत कुल 25 लोग घायल हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस का कहना है कि ये झड़प उस समय हुई जब मूर्ति विसर्जन के लिए शोभा यात्रा के दौरान तेज आवाज में म्यूजिक बजाने पर कुछ स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई। पुलिस के अनुसार ये बहस जल्द ही टकराव में बदल गई और घरों की छतों से शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने भीड़ पर हल्का लाठीचार्ज किया। इस दौरान कई वाहन और सड़क किनारे स्टॉल क्षतिग्रस्त हो गए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में कल देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां ICU में शॉर्ट सर्किट में से आग लगने की वजह से 6 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। मौके पर मौजूद डॉक्टर्स और दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा घटनास्थल अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। वहीं ट्रॉमा सेंटर प्रभारी डॉक्टर अनुराग धाकड़ ने बताया कि आग लगने की वजह से निकलने वाले टॉक्सिक गैसों के कारण मरीजों की हालत और बिगड़ गई। जयपुर के पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि पुलिस और फॉरेंसिक टीम आग के कारणों की विस्तृत जांच में जुटी है। हमारा ट्रॉमा सेंटर का सेकंड फ्लोर पर 2 ICU हैं। उसमें एक ट्रॉमा ICU और एक सेमी ICU है। उसमें हमारे करीब 24 पेशेंट थे। ट्रॉमा ICU में 11, सेमी ICU में 13 पेशेंट। तो ट्रॉमा ICU में शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से एकदम तेज़ी से आग लगने से वहाँ पर टॉक्सिक गैसेज और वो सब फैलने लगी और उसमें अधिकतर क्रिटिकल पेशेंट होते हैं जो मोस्टली कोमाटोज होते हैं। तो तुरंत हम लोगों की जो यहाँ ट्रॉमा सेंटर की टीम है, हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, हमारे वार्ड बॉय हैं, हमारे ट्रॉली मैन, हम लोगों ने तुरंत रेस्क्यू करा उनको और जितने पेशेंट्स हम ICU से बाहर ला सकते थे तुरंत लेकर आए, उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया। उसमें से 6 जो पेशेंट हैं हमारे काफ़ी अधिक गंभीर थे, तो उनको बाहर काफ़ी कोशिश किया CPR दे के सर्वाइव करने की, पर वो बचा नहीं पाया। अभी हमारा FSL टीम का जांच में सामने आएगा कि कॉज क्या है, क्या कारण रहा है आग लगने का। अभी प्रथम दृष्टया इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट लग रहा है, लेकिन उसका फाइनल FSL जांच के बाद ही बता पाएंगे। 6 लोगों के डेथ का पुष्टि हो गई है। बाकी वो दोनों ICUs मिलके 24 मरीज एडमिटेड थे। बाकी लोगों को दूसरे वार्ड्स में शिफ्ट किया है, उनका वहाँ इलाज चल रहा है। मृतकों को हमने यहाँ से उनके डेड बॉडीज़ को शिफ्ट कराया गया मॉर्चरी में, और जब बाकी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाएंगे तब उसका पोस्टमार्टम कराएंगे। वहीं मध्य प्रदेश के गुना स्थित सरदार मार्केट के कपड़ा बाजार में रविवार देर रात भीषण आग लग गई। आग एक गोदाम से शुरू होकर आसपास की दुकानों में फैल गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कई दुकानों में रखा सामान जलकर खाक हो गया। आग के कारणों की जांच जारी है। जो गोडाउन है जेल लोगों का, उसमें आग लग गई है, तो तत्कालीन
फायर ब्रिगेड को खबर किया गया और गेल से भी फायर ब्रिगेड आगे 3 फायर ब्रिगेड 2 टैंकर यहाँ आग बुझाने का काम कर रहे थे। ये अच्छी बात थी कि कोई अंदर नहीं था। फिलहाल हम लोगों के द्वारा आग पे फायर ब्रिगेड द्वारा काबू पा लिया गया, तो मौके पे पुलिस प्रशासन सभी मौजूद है। पूरा सदर बाजार हमारा कपड़ा का पूरा गारमेंट्स का यहाँ पे काम होता है, तो हम लोग को ये लग रहा था कि आग फैल नहीं जाए, लेकिन सबकी तत्परता से और ये आग पे काबू पा लिया गया है। और क्या क्षति है ये तो कल ही हम लोग देख पाएंगे, और किस कारण से आग लगी ये भी अभी तय नहीं हो पा रहा है। ये तो अभी जांच का करेंगे कि किस कारण से आग लगी है। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज पहले अरावली शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय है भारत और विश्व व्यवस्था 2047 की तैयारी। विदेश मंत्रालय और चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित होने वाला ये सम्मेलन नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में होगा। सम्मेलन में भारत की वैश्विक भूमिका, आर्थिक प्रगति, तकनीक, संस्कृति और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये कार्यक्रम विकसित भारत 2047 के विजन को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेगा। जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज SIS के 70वें स्थापना दिवस पर इस समिट का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से कतर की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। पीयूष गोयल आज दोहा पहुंचेंगे। अपनी यात्रा के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कतर के वाणिज्य और उद्योग मंत्री शेख फैसल बिन थानी बिन फैसल अल थानी से मिलेंगे। इसके साथ ही पीयूष गोयल कतर भारत संयुक्त व्यापार और वाणिज्य आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वाणिज्य मंत्री की ये यात्रा भारत द्वारा कतर के साथ अपने व्यापार और निवेश संबंधों को दिए जाने वाले महत्व को दर्शाती है। यात्रा के दौरान पीयूष गोयल कतर के अन्य गणमान्य व्यक्तियों और कतर चैम्बर तथा कतरी व्यवसायी संघ के शीर्ष व्यापारियों से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही पीयूष गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के दोहा चैप्टर, भारतीय व्यापार एवं व्यावसायिक परिषद कतर के प्रतिनिधियों के साथ साथ कतरी उद्योगों के वरिष्ठ सदस्यों और कतर में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DT न्यूज। हिंग देना वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेपाल में मानसूनी बारिश कहर बरपा रही है। कोसी, बागमती और मध्य प्रदेश में बारिश ने तबाही मचा दी है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 49 लोगों की मौत हो चुकी है। एलाम जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 38 लोगों की मौत की खबर है। लगातार बारिश की वजह से भूस्खलन और बाढ़ ने कई घरों, सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचाया है। सरकार ने हालात को देखते हुए आज भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। झापा जिले में बाढ़ से हालात बेहद गंभीर हैं। यहाँ 25,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं और 5,500 से अधिक घर पानी में डूबे हैं। मेची, रतुआ, पलिया और निंदा जैसी नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में बिजली और सड़क संपर्क पूरी तरह से ठप है। जोगमाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह नष्ट हो गया है। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है, लेकिन खराब मौसम बड़ी चुनौती बना हुआ है। अधिकारियों को आशंका है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। नेपाल के साथ साथ उत्तरी बिहार में भी भारी बारिश हो रही है। इसके चलते कोसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने से इलाके के गांवों में दहशत का माहौल है। लोग नाव के सहारे सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र की 2 पंचायत और आंशिक रूप से 3 पंचायतों के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हर साल की तरह इस बार भी यहां के लोग तबाही का सामना करने को मजबूर हैं। आपदा के बावजूद खेती बाड़ी और अपनी जमीन छोड़ना ग्रामीणों के लिए कठिन हो रहा है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से तबाही मचाने वाला उत्तर पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर में बना चक्रवाती तूफान शक्ति कमजोर पड़ गया है। साथ ही ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम और दक्षिण पश्चिम अरब सागर की ओर मुड़ गया है। IMD के अनुसार 7 अक्टूबर को दोपहर में पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिम अरब सागर में पहुंचने के बाद इसके और कमजोर होकर डिप्रेशन में बदलने की संभावना है।
आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू और इसके आसपास मध्य क्षोभ मंडल स्तर पर तूफानी सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके अलावा एक नया पश्चिमी तनाव उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। वहीं दिल्ली एनसीआर में आधी रात तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। आईएमडी के अनुसार पश्चिमी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। और गजा संघर्ष विराम को अंतिम रूप देने के लिए मिस्र के शर्म अल शेख में आज इजराइल, हमास और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल के बीच महत्वपूर्ण बातचीत होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थों से बातचीत में तेजी लाने का आग्रह किया है। ये बातचीत ट्रंप की 20 सूत्रीय गाजा शांति योजना पर आधारित है। हमास, इजराइल और अमेरिका के वार्ताकार इसमें शामिल हैं, जिसमें अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ भी मौजूद हैं। वार्ता का उद्देश्य संघर्ष विराम पर सहमति बनाना, बंधकों की सुरक्षित रिहाई और संघर्ष समाप्त करना है। कई मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों ने भी संघर्ष विराम की दिशा में उठाए गए कदमों का स्वागत किया है। और फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकॉर्नु ने रविवार को अपनी नई सरकार की घोषणा की, जिसमें कुछ पुराने चेहरों की वापसी और कुछ नई नियुक्तियां देखने को मिली। लेकॉर्नु ने पूर्व वित्त मंत्री ब्रूनो ले मेयर को रक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा। वहीं रोनाल्ड लेस्क्योर को नया वित्त मंत्री नियुक्त किया है। नई कैबिनेट की घोषणा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के दफ्तर से की गई है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता अब भी बनी हुई है। लेकॉर्नु की अल्पमत सरकार संसद में स्थायी बहुमत के बिना काम कर रही है। ऐसे में संसद में बजट पर सहमति बनाना सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी। वहीं मरीन ले पेन की अगुवाई वाली दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी ने जल्द चुनाव कराने की मांग दोहराई है। और आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 88 रन से हरा दिया है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में भारत ने 88 रनों से शानदार जीत हासिल की। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर्स में 247 रन बनाए और पाकिस्तान को जीत के लिए 248 रनों का टारगेट दिया। रनों का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की पूरी टीम 43 ओवरों में 159 रनों पर सिमट गई। भारत की ओर से तेज क्रांति गौड़ ने 3 विकेट झटके और वो प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई। दीप्ति शर्मा ने भी 3 और स्नेह राणा ने 2 विकेट हासिल किए। टारगेट का पीछा करते हुए पाकिस्तानी टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 6 रनों के स्कोर पर मुनीबा अली का विकेट गंवा दिया। पाकिस्तान पर भारतीय टीम ने विमेंस वनडे में लगातार 12वीं जीत हासिल की है। उसने अब तक एक भी वनडे मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ गंवाया नहीं है। मौजूदा वर्ल्ड कप में भारत की ये लगातार दूसरी जीत है। भारतीय टीम ने अपने अभियान का शानदार आगाज करते हुए पहले मुकाबले में श्रीलंका को डीएलएस नियम के तहत 59 रनों से पराजित किया था। वहीं पाकिस्तानी टीम की ये लगातार दूसरी हार है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल ने अपने हुनर से सफलता का नया अध्याय लिखा। भारतीय दल ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 22 पदक जीते। अगले साल होने वाले पैरा एशियन गेम्स से पहले भारतीय पैरा एथलीटों को मिली ये सफलता न केवल उनके भरोसे को मजबूत कर गई, बल्कि अनुभव के मोर्चे पर भी उनको आगे रखने में मददगार साबित हुई। भारत ने इन खेलों में 10वां स्थान हासिल किया। दिल्ली में आयोजित हुई विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप रविवार को भले ही खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे देश की मेजबानी की सफल क्षमता और भारतीय पैरा एथलीटों की सफलता की नई कहानी को सामने रख गई। इन खेलों में भारतीय पैरा एथलीटों ने 22 पदक हासिल किए, जो कि भारत का अब तक का सबसे सफल प्रदर्शन रहा। इन 22 पदकों में 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक रहे। इस पूरी प्रतियोगिता के दौरान भारतीय एथलीटों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 3 चैंपियनशिप रिकॉर्ड भी कायम किए, जबकि 7 एशियन रिकॉर्ड रहे। ये हम हर बार बढ़ाते हुए आ रहे हैं मेडल टैली, और अगली बार भी बढ़ाएंगे। बस तैयारी कर रहे हैं, सपोर्ट है साई का, पीसीआई का, हमारी फेडरेशंस का, गवर्नमेंट का। एक टीम गेम होता है ये, मतलब पूरी टीम लगती है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको सिमरन दिख रही थी भागते हुए, पर मेहनत मेरे पीछे बहुत लोगों की है। पैरा हाई जंपर निषाद कुमार इस आयोजन को ऐतिहासिक मानते हैं। उनके अनुसार इस आयोजन ने विश्व स्तर पर देश की मेजबानी को एक अलग चेहरा दिया है। इस बार
बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी और टीम का बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट था और खुद का भी एकदम मतलब लगता है कि ट्रेनिंग में हमें एकदम पॉजिटिव वाइब्स आती है कि हाँ कि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और अच्छी ट्रेनिंग हो रही है। इस पूरी प्रतियोगिता के दौरान दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ एथलीट प्रतिस्पर्धा करते हुए दिखाई दिए। इसमें ब्लेड जंपर, सीरियल मेडलिस्ट और व्हीलचेयर मैराथन के दिग्गज भी शामिल रहे। यहाँ रिकॉर्ड्स भी बने और एक स्वर में इन पैरा एथलीटों के साहस और जज्बे को सलाम भी किया गया। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आयोजन से देश ने 2 बातों पर खुद को मजबूती के साथ सामने रखा। पहला, खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला, जो कि अब तक का भारतीय दल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। दूसरा, मेजबानी के मोर्चे पर ये प्रतियोगिता जो थी वो बेहद सफल रही और कहीं ना कहीं देश को इसका फायदा जो है, जब हम बात करते हैं 2036 ओलंपिक की मेजबानी को दावे को लेकर के, तो उसमें कहीं ना कहीं ये प्रतियोगिता जो है वो मील का पत्थर साबित होगी। कैमरामैन नवीन के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दी, नमस्कार।